Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हमने पढ़ा सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, डायनेमिक कंटिन्यूटी क्या होता है। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ ब्राउन को ये सब आइडियाज मिले कहाँ से और कैसे। क्या वो रूम में बैठकर थ्योरीज लिख रहे थे? क्या उन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ी? नहीं, उन्होंने ना दुनिया के अलग अलग सोसाइटी को कंपेयर किया, उनके बीच रहे, उनकी लैंग्वेज सीखी और उनके डेली लाइफ को ऑब्जर्व किया। इसीलिए आज का लेक्चर है कंपैरेटिव मेथड एंड फील्ड वर्क के बारे में। सोचो, आप डॉक्टर हो, एक पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे फीवर है। अब आप बिना चेक किए मेडिसिन तो दोगे नहीं, नहीं दोगे, है ना। पहले ऑब्जर्व करोगे, टेस्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और फिर कंपैरिजन करोगे, फिर कंक्लूजन निकालोगे। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी को समझने के प्रोसेस भी एग्जैक्टली ऐसी ही होनी चाहिए। गेस वर्क नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले ना कंपैरेटिव मेथड के बारे में बात किया। सबसे पहले समझते हैं कि कंपैरेटिव मेथड क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कि डिफरेंट सोसाइटी को कंपेयर करके उनके कॉमन पैटर्न और डिफरेंसेस को समझना। मान लो कि आपके घर में ना शादी कैसे होती है। हो सकता है अरेंज मैरिज या हो सकता है लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज। अब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंडमान आइलैंड की सोसाइटीज में मैरिज सिस्टम कंपेयर करो। फॉर्म्स अलग होंगे लेकिन एक फंक्शन कॉमन है कि फैमिली फॉर्म होगी और सोशल रेगुलेशन और कंसेप्ट क्रिएशन होगा। यही कंपैरिजन जो है रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। अब ये क्यों कंपेयर करते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि अगर हम सिर्फ एक सोसाइटी स्टडी करेंगे तो कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर किसी ने सिर्फ क्रिकेट देखा और फुटबॉल कभी नहीं देखा हो तो क्या वो स्पोर्ट्स के जनरल प्रिंसिपल समझ सकता है? नहीं, है ना। लेकिन जब मल्टीपल स्पोर्ट्स कंपेयर करोगे तो समझोगे कि रूल्स ना हर स्पोर्ट्स का डिफरेंट है, लेकिन कंपटीशन और टीम वर्क कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। वैसे ही सोसाइटी में कस्टम डिफरेंट है लेकिन कुछ ना अंडरलाइन प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। कंपैरेटिव मेथड्स का गोल क्या होता है? रेडक्लिफ ब्राउन का मेन गोल था कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कवर करना। उनका मानना था कि सोसाइटी ना अलग अलग दिख सकती है लेकिन सोशल स्ट्रक्चर की लॉजिक काफी सिमिलर होते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस कल्चर एनालिसिस के ऊपर, है ना। क्रॉस कल्चर एनालिसिस का मतलब हुआ कि डिफरेंट कल्चर को कंपेयर करके कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल लो, जैसे फैमिली। इंडिया में फैमिली सिस्टम कैसा है, जापान में फैमिली सिस्टम कैसा है एंड अफ्रीका में फैमिली सिस्टम कैसा है। फॉर्म्स अलग हो सकते हैं लेकिन सोशलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इमोशनल सपोर्ट हर जगह सेम ही मिलेगा। एग्जाम्पल, रिलीजन। हर रिलीजन में जैसे हिंदू का मंदिर है, क्रिश्चियन का चर्च है एंड मुस्लिम का मॉस्क है एंड मोनेस्ट्रीज है ना। प्रैक्टिस अलग है लेकिन फंक्शंस यूनिटी है, बिलोंगिंगनेस है एंड शेयर्ड वैल्यूज है, ये कॉमन है ना। अब सोचो, स्कूल यूनिफॉर्म हर कंट्री में सेम होती है क्या? नहीं होते, है ना। पर फंक्शन सेम होता है क्या? बिल्कुल सेम होता है। डिसिप्लिन और आइडेंटिटी, नॉलेज देना, ये सारे सेम होता है। यही क्रॉस कल्चर एनालिसिस है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडक्लिफ ब्राउन के रिसर्च प्रोसेस का। उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी को ना साइंटिफिक बनाना है। फॉर्मूला है कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर एनालाइज करो, कंपेयर करो, फिर उसको जनरलाइज बनाओ। ये उनका ना साइंटिफिक मेथड था। अब उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? उन्होंने रिजेक्ट किया कि आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि रूम में ना बैठकर ट्राइबल सोसाइटी के बारे में अजम्पशंस बनाना और उसके बारे में किताबें लिखना, थियरीज बनाना। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि खुद जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो। अब एक एग्जांपल लो, अगर आप ना यूट्यूब कमेंट देखकर किसी सिटी को जज करो और अगर आप उस सिटी में ना खुद जाकर रहो, दोनों एक्सपीरियंस सेम होंगे क्या? दोनों में बहुत अंतर होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। इसीलिए फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4, अंडमान आइलैंड स्टडी। ये ना अब आते हैं इनके फेमस फील्ड वर्क पे। कहाँ? तो अंडमान आइलैंड। उन्होंने क्या स्टडी किया वहां पे? वो किनशिप को स्टडी किया, रिचुअल्स को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, टोटमिज्म को स्टडी किया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया। अब बात है कि वो सिर्फ ना ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वो कम्युनिटी के साथ वहां रह रहे थे, उनकी लैंग्वेज समझ रहे थे और डेली लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे थे।
अब आप बताओ, आप किसी विलेज को समझना चाहते हो, कौन सा बेटर है, गूगल सर्च करके या फिर 6 महीने उस गांव में रहकर? ऑब्वियसली आप उनके बीच रहोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे, है ना? यही रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। सिग्निफिकेंस क्या था वो करने का? तो उस टाइम पे ना यूरोपियन सोचते थे कि प्रिमिटिव सोसाइटी सिंपल होती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने दिखाया कि प्रिमिटिव सोसाइटी सिंपल नहीं है, उनके भी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, रूल्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं एंड सोशल ऑर्डर होता है। और ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे। अब बात करते हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब के ऊपर स्टडी किया था, इसके बारे में। इनकी एक फेमस बुक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, जिसमें इन्होंने ये सारी बात की है। उन्होंने क्या स्टडी किया, वो वहाँ के मैरिज, किनशिप, उसके डिसेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टोटमिज्म के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कंपेयर किया कि डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, और कंक्लूजन दिया कि फॉर्म्स अलग हैं, फंक्शंस सिमिलर है। एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में ना पंचायती सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल काउंसिल है, फॉर्म्स डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, सोशल रेगुलेशन। रेडक्लिफ ब्राउन का ना एक फेमस आइडिया था कि डिफरेंट सोसाइटी सेम स्ट्रक्चरल लॉजिक। एग्जाम्पल जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बुलेट कार्ट्स, बाइसिकल, कार, मेट्रो, एरोप्लेन, फॉर्म्स ना अलग अलग है, पर बात तो वही है ना कि आप बस ट्रैवल कर रहे हो, मूवमेंट हो रहा है आपका। सोसाइटी भी ऐसी ही है। फिर उन्होंने बात किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मेथड, इनका क्या सिग्निफिकेंस था। तो सोशियोलॉजी को ना साइंटिफिक बनाया, गेस वर्क से डेटाबेस रिसर्च की तरफ शिफ्ट किया, ठीक ना। एथनोसेंट्रिक काम किया। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि अपनी कल्चर को ना सुपीरियर समझाना। और कंपैरिजन से पता चलता है कि हर सोसाइटी की अपनी लॉजिक है। यूनिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई किए, मतलब किनशिप, रिलीजन, फैमिली, पॉलिटिक्स डिफरेंट फॉर्म्स में हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने मॉडर्न रिसर्च को ना इन्फ्लुएंस किया। आज भी एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सब कंपैरेटिव मेथड्स यूज करते हैं। अब होता है हर थ्योरी का ना क्रिटिसिज्म होता है, इसके भी थे। पहले क्रिटिक कहते हैं कि हर सोसाइटी ने यूनिक होती है, कंपैरिजन कभी कभी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देता है। दूसरे क्रिटिक कहते हैं कि डिफरेंस से ज्यादा ना सिमिलैरिटी पर फोकस करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। थर्ड क्रिटिक कहते हैं कि पावर और कॉन्फ्लिक्ट को तो इन्होंने इग्नोर कर दिया है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडेशन बन गया। अब कंपैरेटिव मेथड के बारे में पूछेंगे तो डिफरेंट सोसाइटी को कंपेयर करके यूनिवर्सल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना, आप ये बता सकते हो। क्रॉस कल्चर एनालिसिस के बारे में कि डिफरेंट कल्चर के ना कॉमन पैटर्न और डिफरेंसेस को स्टडी करना। फील्ड वर्क का मतलब हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करना। अंडमान स्टडी क्या था? अंडमान स्टडी था कि किनशिप, रिलीजन, रिचुअल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना। ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल स्टडी क्या था? यहाँ पे वो मैरिज, डिसेंट और ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर का कंपैरेटिव एनालिसिस किए। अगर हम कंक्लूड करें तो क्लास आज हमने क्या पढ़ा कि रेडक्लिफ ब्राउन हमें सिखाते हैं कि सोसाइटी को समझना है तो बुक्स से बाहर निकलो, लोगों के बीच जाओ, ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो और पैटर्न को डिस्कवर करो। और इसीलिए उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को स्टोरी टेलिंग से साइंस की तरफ मूव करने की कोशिश की। सो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि कंपैरिजन इज द की टू साइंस इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो हम if you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you.